हेलो गाइस, वेलकम इन आरओडी डिस्कशन। आई एम सीए कपिल गोयल और आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। एक वीडियो लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन को देखते हुए मैं बना रहा हूं, जिसका नाम है सीए फाइनल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपकी इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। दूसरा, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको चैप्टर पूरा रिवाइज करना है और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उस पर आप एक एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं, उसको थोड़ा एक लर्निंग मोड से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ ये जानने के लिए कि आपको ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है क्या। हाय गोविंद, अनिल, प्रणव, सभी को गुड इवनिंग। तो एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले, मतलब अभी आप एक काम कीजिए, फटाफट से अपने ऑडिट की बुक्स, जो भी जितने भी आपके पास मॉड्यूल है, इधर एक बुक है या 3 बुक है, जैसे भी जो भी आपके पास बुक्स हैं, प्लीज़ एक बार वो बुक आप साथ साथ उठा के अपने सामने रखिए। मैं मान के चल रहा हूँ आपके सामने ही होगी, इवन आपके हाथ में ही होगी आज तो बुक्स। तो मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ चैप्टर में जिनमें मैंने ऑलरेडी बता दिए तो आप कैसे देख सकते हो। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई भी किसी भी तरह का हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भैया आपका एग्जाम है, मेरे को पता है, तो हम ज़्यादा अब बातें नहीं करेंगे, सीधा काम पे। ठीक है, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पूरा रिवाइज कर लिया है या जो 100% रिवाइज कर रहे हैं, वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव टाइम। मुझे इस वीडियो में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग सकते हैं पूरा बताने में, 10 to 15 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो अगर आप 15 मिनट अगर आपको नहीं देखना इंपॉर्टेंट तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं यही बोलूँगा। दूसरा, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे या जिन्होंने कमेंट किया था, अगर उनको ये वीडियो मिल गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर मुझे ज़रूर मोटिवेट करें, मुझे ज़रूर अपना प्यार दें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चैप्टर बता रहा हूँ। मैंने वो चैप्टर सेलेक्ट किए सारे जो बहुत लेंदी है, आइदर जिनको आप छोड़कर जाने वाले थे या जिनको आप रीड कर जाने वाले थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे क्या आप अच्छे से कर सकते हो। आप सबसे पहले अपना चैप्टर ओपन कर लीजिए, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बुक के अंदर आप मार्क करना जो मैं बता रहा हूँ। इंटरनल ऑडिट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनल ऑडिट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है बेटा, नोटबुक में मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं जो मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। या अगर आप इस चैप्टर को छोड़ने की सोच रहे हो, सिर्फ रीड करने की सोच रहे हो, तो इन वाले क्वेश्चन को थोड़ा आप अच्छे से करके जाइएगा, आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, इंटरनल ऑडिट के अंदर आप लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर आप बुक के अंदर ही मार्क कर लीजिएगा डायरेक्ट, और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। इंटरनल ऑडिट के अंदर पहला क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दूसरा एक क्वेश्चन है आपका, बेसिकली ये एक हेडिंग होगी, सब पार्ट है ये, रिव्यू अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर 4 नंबर का, तो ये। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये आपके इंटर का क्वेश्चन है, इंटर में भी आपने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ, फाइनल में आप करके जाना। तो 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट से। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, रिव्यू या अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। मैं एक काम करता हूँ, फुल स्क्रीन पे मैं ही आ जाता हूँ। हाँ जी, उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। नंबर 1, डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। आप बुक में मार्क कर लीजिए, डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट 4 नंबर में आ सकता है। मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनेयर एक 4 नंबर में आ सकता है। एक समरी ऑडिट या फ्लैश ऑडिट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है।
अगर आप पूरा ही चैप्टर छोड़ के जाने की सोच रहे हो, अगर आपने ये सोचा हुआ है यार मैं इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ पूरा, तो एक क्वेश्चन जरूर कर लेना, दो बता रहा हूँ, मतलब मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर फोर्थ, और वैसे अगर आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो तो ये दो जरूर करके जाना। एक है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एनकाउंटर्ड इन मैनेजमेंट ऑडिट और इसके सॉल्यूशंस, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एनकाउंटर्ड इन मैनेजमेंट ऑडिट और इसके सॉल्यूशन। एक है होस्टाइल मैनेजमेंट को आप किस तरह से टैकल करते हो, तो हाउ यू विल टैकल दी होस्टाइल मैनेजमेंट, ये ऑपरेशनल ऑडिट का क्वेश्चन है। तो टोटल मैंने आपको 4 और 4 8 क्वेश्चन बताए हैं, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। सर इन्हीं में से ये आएगा क्या पेपर में, कोई गारंटी नहीं है, बट ये है कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि किस पे ज़्यादा फोकस करूँ, किसको रीड करूँ, तो ये मैंने आपको एक बस एक एड ऑन, आपको मैंने एक हेल्प की है कि भैया इनको याद कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है उस चैप्टर से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट के सारे क्वेश्चन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, रिव्यू अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट। मैनेजमेंट से आता है डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर, समरी रिपोर्ट या फिर फ्लैश ऑडिट रिपोर्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट एनकाउंटर्ड इन मैनेजमेंट ऑडिट विद सॉल्यूशंस, और हाउ यू विल टैकल दी हॉस्टाइल मैनेजमेंट, ये ऑपरेशनल का था। ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। चैप्टर जो है तकरीबन 40 पेज का है, तो आप 40 पेज अगर आप करके जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए रेलेवेंट है बेसिकली जो पूरा नहीं कर सकते, ये उनके लिए रेलेवेंट वीडियो है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ बाबू ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक ऑडिट से, क्योंकि अगेन इस एक चैप्टर में 3 चैप्टर आ जाते हैं और बच्चों को कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान करते हैं कि सर ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या मेरे से नहीं हो सकता, या मुझे नहीं पता इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए क्वेश्चन। ड्यू डिलिजेंस के अंदर बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन, और आप यकीन मानिएगा तीनों क्वेश्चन सिर्फ आधे आधे पैराग्राफ के हैं, मतलब 15 पेज में से मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी सब रीड कर लेना, इन 3 को अच्छे से करके जाना। ड्यू डिलिजेंस के अंदर सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। दूसरा है हाउ यू विल इंश्योर या हाउ यू विल वेरीफाई या हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट, हाउ यू विल सी द हिडन लायबिलिटी, और एक तो हिडन लायबिलिटी पे 4 नंबर का, दूसरा एसेट आर नॉट ओवर वैल्यूड, एसेट आर नॉट ओवर वैल्यूड। अगर आप मेरी बुक से कर रहे हैं तो एक ही पैराग्राफ के अंदर मैंने दोनों कंसेप्ट आपको दिए हुए हैं, दोनों कंसेप्ट आप देख लीजिएगा। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको ड्यू डिलिजेंस से बता रहा हूँ। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ना एक हेडिंग आपको देखेगी, इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी केप्ट इन वाइल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन की जब आप रिपोर्ट बनाते हो तो रिपोर्ट वाले पॉइंट नहीं बोल रहा मैं, कौन कौन से इश्यूज आप ध्यान रखते हो, इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें रिपोर्ट वाले पॉइंट लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आपको यह लिखना है इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। और 3 इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं आपको कंपोनेंट बता रहा हूँ, सब पार्ट इन्वेस्टिगेशन के अंदर, एक आपके ऊपर बहुत सारे हैं उसमें, मैं सिर्फ 3 आपको बता रहा हूँ। एक टर्नओवर को देख के जाना, टर्नओवर को, दूसरा वर्किंग कैपिटल को देख के जाना, तीसरा एस्टिमेटेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेटेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है जी। किताब के अंदर मार्क कर लो। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट वाइल इंक्रीजिंग सेल। कैसे आप इसको देखोगे, डिक्लाइनिंग इन नेट प्रॉफिट वाइल इंक्रीजिंग सेल्स, आपकी सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जरूर देख कर जाइएगा। तो मैंने आपको इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, जो कि 40 पेज का चैप्टर है, 8 क्वेश्चन बताए हैं, जिनको अच्छे से करके जाना, बाकी को रीड कर लेना, या आप पूरा करके जा रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको ड्यू डिलिजेंस में से बता दिए 3 क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन के मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट इश्यूज, फिर 3 पैराग्राफ, टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेटेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट वाइल इंक्रीजिंग सेल्स। अब बात कर लेते हैं फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट के अंदर सिर्फ 2 चीजें रीड करके जाइएगा, अगर आपके पास टाइम कम है तो, प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक ऑडिट और स्टेप्स इन फोरेंसिक ऑडिट। प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक ऑडिट, स्टेप्स इन फोरेंसिक ऑडिट, मार्क कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस भी सर एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, इंश्योरेंस के अंदर क्या करें। तो इंश्योरेंस के अंदर देखिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये चैप्टर आप तभी कीजिएगा जब आपने पहले कर रखा है, आपने क्लासेस ले रखी है, आपको इनके कंसेप्ट क्लियर है, तभी आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। अदरवाइज अभी मैं आपको बोल दूं ना, ये इंपॉर्टेंट भी कर लेना, तो अगर आप एक रटने वाले स्टूडेंट हो, जिसको कंसेप्ट की नॉलेज हो या ना हो, सर आप बता दो मैं रट के चला जाऊंगा, तो आपके लिए शायद रेलेवेंट रहेगा। अदरवाइज जो स्टूडेंट समझकर याद करते हैं उनके लिए मेरी बात रेलेवेंट ना रहे, अगर उनको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। जैसे कि कुछ टर्म्स होती है, फ्री लुक कैंसिलेशन,
को इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, आप अपना बुक में प्लीज मार्क कर लीजिए। दो चीजें तो आपको करके ही जानी है, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम प्रोविजन। क्लेम में दो आते हैं, एक क्लेम पेड, एक आता है क्लेम का प्रोविजन। तो दोनों करके जाने, क्लेम का प्रोविजन भी और क्लेम पेड भी, और एक वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम। तो ये तीन आपको जरूर करके जाना है, वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम, क्लेम पेड और क्लेम का प्रोविजन। उसके बाद एक इंटरनल कंट्रोल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंटरनल कंट्रोल स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, वो जरूर देख के जाइएगा। तीसरा, नो रिस्क अजम्पशन विदाउट प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कभी भी रिस्क अजम्पशन नहीं लिया जाता, रिस्क नहीं लिया जाता जब तक आप प्रीमियम ना पे करें। वो एक री इंश्योरेंस और एक को इंश्योरेंस, फेवरेट कंसेप्ट है, री इंश्योरेंस को इंश्योरेंस दोनों देख कर जाइएगा। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सबसे मेजर एक्सपेंस बताओ क्या होता है? सबसे मेजर एक्सपेंस, सर सबसे मेजर एक्सपेंस एक होता है क्लेम का, वो एक एक्सपेंस नहीं, वो तो पे ऑफ कर रहे हैं हम। एक सबसे जो खर्चा कंपनी करती है वो करती है कमीशन देने पे। तो वेरिफिकेशन ऑफ कमीशन वाला क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आईसीआई आपसे पूछ सकता है वेरिफिकेशन ऑफ कमीशन, तो ये आप जरूर देख के जाइएगा। कंटीजेंट लायबिलिटी, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर है ना, कंटीजेंट लायबिलिटी का भी एक रियल लाइफ के अंदर आप देखोगे तो कंटीजेंट लायबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस होता है ऑडिटर का। तो आपके एग्जाम में कंटीजेंट लायबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्लोजर रिलेटेड टू कंटीजेंट लायबिलिटी। आप बताइए। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, बहुत ही फेवरेट कंसेप्ट होता है आईसीआई का एग्जाम में पूछने के लिए। सोल्वेंसी मार्जिन, फ्री लुक कैंसिलेशन और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हालांकि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट शायद लास्ट अटेम्प्ट में आ गया था, तो शायद इस अटेम्प्ट में ना आए। हालांकि एक टेक्निकल अच्छा कंसेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन लास्ट में आ गया था, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद इस बार ना आए। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके इंश्योरेंस के मैंने टोटल आपको 11 कंसेप्ट बताए हैं, और ये इसके अंदर दो चैप्टर है इंश्योरेंस के अंदर भी, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। तो 11 कंसेप्ट आप करके जा सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम, क्लेम पेड, क्लेम प्रोविजन, इंटरनल कंट्रोल, नो रिस्क अजम्पशन विदाउट प्रीमियम, री इंश्योरेंस, को इंश्योरेंस, वेरिफिकेशन ऑफ कमीशन पेड, डिस्क्लोजर रिलेटेड टू कंटीजेंट लायबिलिटी, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, सोल्वेंसी मार्जिन, फ्री लुक कैंसिलेशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में आ गया था ये। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर अपना प्यार मेरे साथ शेयर करें। अब बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग के ऊपर देखो, मैं सबसे पहले, हालांकि मैंने आखिरी में लिखा है वो क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी सबसे पहले बोलना चाहूंगा, अगर पेपर आसान बनाना है आईसीआई को, तो बैंकिंग से उसका एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कंकरेंट ऑडिट के ऊपर। कंकरेंट ऑडिट के ऊपर, हाँ, पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल भी था, यस बेटा, वैल्यूएशन के ऊपर भी था, पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल भी था, इसीलिए मैंने वो इस बार नहीं लिया क्योंकि वो लास्ट टाइम था। बैंकिंग के अंदर एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है, अगर पेपर आसान बनाना हो तो दैट इज माय कंकरेंट ऑडिट। तो यह अब मैं पहले चलो एक नंबर वाइज आपको बता देता हूँ। बैंकिंग के अंदर आपको लिखना है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जिसको हम LFAR के नाम से जानते हैं, 4 मार्क्स में पूछेगा तो आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ और मेरे को लगता है यही आपके पेपर में आएगा। मैं बहुत कम टाइम पे ऐसा बोलता हूँ कि मेरे को लगता है कि यही आपके पेपर में आएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कल के पेपर में यही क्वेश्चन आएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, शायद ना भी आए, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आना चाहिए। वो है स्पेशल कंसिडरेशन इन ऑडिट ऑफ बैंक इन इट IT एनवायरमेंट। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दिखा भी देता हूँ क्योंकि कल पेपर में आ गया ना, क्योंकि ये नया एडिशन ICI में ना, और ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि न्यू एडिशन है क्या, और मुझे लगता है ये आपके पेपर में आ रहा है कल। मैं इसको इसीलिए आपको दिखा देता हूँ, पता चले मैं इसको अभी सिर्फ बोल के छोड़ दूँ और आप फिर, क्योंकि इसमें ना पहले भी था ये कंसेप्ट आपका, स्पेशल कंसिडरेशन इन ऑडिट रिलेटेड टू IT एनवायरनमेंट, अब उसमें एडिशन हुआ है, तो एडिशन वाला पार्ट मेरे को लगता है आपके पेपर में आ सकता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बुक बैंकिंग बैंकिंग बैंकिंग, ये रहा बैंकिंग, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन में चेंज कर दूंगा, पहले क्वेश्चन निकाल लूँ बेटा। मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं भी आपकी बात पे आ रहा हूँ रितेश कुमार, अभी आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। लो जी, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? स्पेशल कंसिडरेशन इन ऑडिट ऑफ बैंक्स इन IT एनवायरनमेंट। इसके देख, मेरी किताब से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो साफ साफ दिखेगा यार ये न्यू एडिशन है। द एविडेंट ऑफ वर्किंग ऑफ CBS एनवायरनमेंट इन बैंक occupied with changes in technology, use of different payment system and integration of Aadhaar for cardless transaction have changed the way of banking used to be the earlier times. However, the technological development have brought new challenges for auditor as audit is required to be conducted through the system
Considering the importance of IT system in preparation and presentation of financial statement, it is imperative that bank should share detailed information with the auditor. इस पे केस स्टडी बना सकता है और क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए वो वाला पार्ट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। हालांकि लास्ट वाला जो अब ये आगे वाला जो कंटेंट है ये हमारे पास पहले भी हमारे एग्जाम में आता था, तो ये मैं आपको बोल रहा था स्पेशल कंसिडरेशन इन ऑडिट में बैंक को आपके साथ क्या क्या शेयर करना चाहिए ऊपर वाले इस कंटेंट के साथ, ये मेरे को लगता है आपके पेपर में ICAI पूछ सकता है। वो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है न्यू एडिशन के साथ, ठीक है। ऐसे भी बता रहा हूं, सब बताऊंगा, तुम बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल इन सेलेक्टेड एरिया क्लियरिंग। इंटरनल कंट्रोल इन सेलेक्टेड एरिया आएगा, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, आप सिर्फ क्लियरिंग देख के चले जाना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन को अच्छे से करके जाना, क्रेडिट कार्ड किस तरह से वर्क करता है उसमें इंटरनल कंट्रोल की बात की गई है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर आप बहुत सारे पॉइंट हैं, आप कोई 4 या 5 पॉइंट करके चले जाना, बहुत है। कंटीजेंट लायबिलिटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी, और कंकरेंट ऑडिट मैंने दोबारा बता दिया था। तो बैंकिंग का एक बार फिर से रिपीट कर दूं, LFAR स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ IT, इंटरनल कंट्रोल इन सेलेक्टेड एरिया, उसके अंदर क्लियरिंग वाला देखना, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और कंटीजेंट लायबिलिटी, कंकरेंट ऑडिट। एक हाँ एडवांस, एडवांस मैंने नहीं बोला, एडवांस के नीचे लिखा हुआ है सारे कंसेप्ट। वेरिफिकेशन ऑफ एडवांस के नीचे कम से कम 10 कंसेप्ट है छोटे छोटे, वो 10 के 10 आपको करके जाने हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका वेरिफिकेशन ऑफ एडवांस में से कोई एक पूछता है, तो वहाँ हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड की। हालांकि मैंने कल की वीडियो में दोबारा, कल मैंने आज वाली वीडियो से कल एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, और मैंने स्टैंडर्ड्स को चैप्टर ABC कैटेगरी में डाल दिया था कि कौन से 10 स्टैंडर्ड आपको करके जाने हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाकी चार्ट से कर लेना। तो वो एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, हो सकता है काफ़ी बच्चों ने मेरा कल वाला वीडियो ना देखा हो। हालांकि कल वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको किसी भी कीमत पे हमें नहीं छोड़ना चाहिए, मैं ये बोलूँगा, चाहे आप 1.5 की स्पीड पे देखें या 2 की स्पीड पे देखें। जो मैंने लास्ट डे वीडियो डाला है हाउ यू शुड स्टडी CA फाइनल ऑडिट, वो आपको जरूर करना चाहिए। वीडियो मत देखना, चलो ये रहा, आप कल वाली वीडियो मत देखना, ये देख लो बस, ये रहा, ये लो, ये कल वाली वीडियो का ही कंटेंट है। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। A का मतलब सबसे पहले आपको ये 4 चैप्टर करने चाहिए, B का मतलब फिर आपको ये वाले चैप्टर करने हैं, C का मतलब फिर ये वाले चैप्टर करने हैं। हालांकि मैंने उसमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया था इनके अंदर भी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें छोड़ सकते हैं। स्टैंडर्ड ये वाले हैं, स्टैंडर्ड बाद में करने हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड पे हम कम टाइम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड के अंदर मैंने एक कैटेगरी बनाई थी कि भाई ये वाले स्टैंडर्ड तो अच्छे से करके जाने हैं, और मैं आपको बता दूँ भगवान की दया से मैं जो यहाँ पे प्रिडिक्ट करता हूँ आपके एग्जाम में ज़्यादातर वैसा ही होता है। तो मुझे लगता है कि CA फाइनल के लिए ये वाले स्टैंडर्ड रेलेवेंट है, जिसके अंदर आपका 299, 320, 450, 402, 510, 540, 550, 560, 570, 610, 710, 720, ये आपको मस्ट है, करके जाना है। और एक और गुरु मंत्र दूंगा इसी वीडियो के अंदर, बहुत बढ़िया गुरु मंत्र है, अगर वो आपको पता चल गया आप नंबर अच्छे से स्कोर कर लोगे। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो फिर ये वाले स्टैंडर्ड कीजिएगा चार्ट से प्लस बुक से, फिर उसके बाद आप ये वाले स्टैंडर्ड कीजिएगा चार्ट से प्लस बुक से। ये वाले स्टैंडर्ड हालांकि इतने आसान होते हैं C कैटेगरी के, डायरेक्ट स्टैंडर्ड है कि अगर आप इनको ना भी करके जाएं तो भी पेपर में लिख देंगे। अब एक गुरु मंत्र दे रहा हूं यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से। चाहे किसी भी स्टैंडर्ड पे किस भी तरह की केस स्टडी क्यों ना आए, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में क्या होता है सुनो। स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में होता है कि एक लंबी चौड़ी केस स्टडी आती है, लंबी चौड़ी केस स्टडी आती है, बच्चा सोचता है लिखना क्या है। स्टूडेंट को समझ आ गया कि क्वेश्चन मेरा ये एसए नंबर 320 पे है, या ये क्वेश्चन नंबर मेरा 510 पे है, या 710 पे है, 710। स्टूडेंट को स्टैंडर्ड का नाम पता है, स्टूडेंट को यही पता है कि पूछ क्या रहा है, उसे ये नहीं पता लिखना क्या है, उसे ये नहीं पता लिखना क्या है। तो लिखो भैया गुरु मंत्र, आपको एक पैराग्राफ जरूर याद कर लेना है, दैट इज माय ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप वो 12 स्टैंडर्ड करोगे ना, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा रिस्क असेसमेंट, हालांकि ये सारी बातें कल वाली वीडियो में भी थी, तीसरा रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग। कंटेंट जो याद करना है ना, जो याद करना है वो ये वाला करना है, रिपोर्टिंग वाला भी आप चाहो तो थोड़ा कम कर सकते हो। अब एक एग्जांपल दिखा देता हूं इसका मैं, कि देखो जी ये रहा एग्जांपल। मजा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना प्यार देना चाहो आपकी मर्जी है, हम प्यार बटोरने में तो माहिर हैं। लो जी एक एग्जांपल, इस बार की मैंने RTP उठाई है, ठीक है, ये इस बार की आपकी RTP है। भैया आवाज आ रही है सही से, सबको दिख रहा है? जरा जय माता दी लिख के बता दो।
जरा जय माता दी लिख के बता दो, मैं समझ जाऊंगा सब बच्चे मेरे साथ, हम दोनों सेम पेज पे हैं। जय माता दी लिख दो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ कल के पेपर के लिए आपको। ये इस बार के आरटीपी है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन उठाते हैं, आपको खुद समझ आएगा कि सर आपने है ना हमारी धड़कनें जो कल 180 पे जाने वाली थी उसको आपने कंट्रोल करके 120 रख लिया। भाई जो आपकी हार्ट बीट 180 होने वाली थी ना कल, हो सकता है कुछ बच्चों की तो 220 हो जाए, उसको हम 120 पे मेंटेन कर लेंगे आज इस एक छोटे से मार्गदर्शन से। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट है ना, हाँ यहीं से स्टार्ट है। 11th क्वेश्चन है, जरा पढ़ते हैं हम। 11th क्वेश्चन को पढ़िएगा। JMD, राजीव ये कह रहा है यहाँ पे भी हम तुक्का लगा लेते हैं, जय माता दी मतलब JMD। लो जी लो, पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन को मेरे साथ रीड करेंगे सभी स्टूडेंट। अभिनंदन लिमिटेड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग इट्स फैक्ट्री लोकेटेड एट नांदेड़ विलेज, ठीक है पुणे में है ये, फॉर द ईयर मतलब महाराष्ट्र में होगा कहीं, फॉर द ईयर 21-22 अपॉइंटेड as N company as the statutory auditor. During the course of audit, S company identify that Abhinandan Limited receive a show cause notice from the National Green Tribunal based on the investigation performed by the Regional Forest Department for violating environmental laws. भाई environmental laws को violate किया है, उनको एक show cause notice आ गया है कंपनी के पास। आगे क्या है? Upon gathering a further understanding of the said matter, it was identified that Abhinandan Limited was dumping toxic solid waste without treating it, जैसे sugar factories करती हैं, on the nearby grounds. And because of this, the nearby water bodies were getting polluted. Based on the preliminary investigation performed by the Regional Forest Department under the directive of the National Green Tribunal, it was identified that these practices were carried out since 2009 and a lot of damages have been done by the environment by the Abhinandan Limited. क्या कह रहा है कि भैया वो टॉक्सिक जो भी टॉक्सिक वेस्ट था या जो भी था वो एनवायरनमेंट में डाल रहे थे, उसकी वजह से वाटर भी पोल्यूट हो गया, बाकी सारी चीज़ें भी खराब हो गई। A show cause notice was already issued to Abhinandan Limited by the National Green Tribunal for levying the penalty of an amount of rupees 500 crore, 500 करोड़ की पेनल्टी का शो कॉज नोटिस। The unaudited profit for the financial year 21-22 of Abhinandan Limited was 35 crore and the unaudited turnover 100 crore. Upon inquiry, it was identified that Abhinandan Limited has disclosed the matter to in the financial statement by way of footnote, the extract of which is provided as below. Footnote का extract भी दे दिया। The company has received a मतलब footnote जो financial में footnote जा रहा है उसका extract है। The company has received a so cause notice from the National Green Tribunal for the some potential violation of environmental law, and the company's legal department has assessed and found that judgment would be in favor of the company. Company ने क्या क्या एक footnote डाल दिया, बोल दिया कि भैया हमें एक शो कॉज नोटिस मिला है, लेकिन हमारा लॉयर कहता है, हमारा लीगल एडवाइजर कहता है हमारे फेवर में आएगा ये इसका डिसीजन। अकॉर्डिंग नो प्रोविजन हैज बीन क्रिएटेड फॉर सच नोटिस, और इस नोटिस के अगेंस्ट हमने कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया। इन द लाइट ऑफ द अबव सिनेरियो काइंडली प्रोवाइड व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट दिस मैटर। ये था क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो सबसे पहले तो एसए का नंबर बता दो बेटा, कौन सा एसए का नंबर है, कौन सा एसए का नंबर है, जरा ये बता दो। देखना आप सब, मेरे को लगता है कि आप सब सही बताओगे। भाई मिस्टर गोविंद महेश्वरी जी को मैं रिप्लाई कर रहा हूं, यूट्यूब पे एक 7 घंटे का वीडियो है, मैराथन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मैंने सारे करवा रखे हैं बेटा, आप देख लो। वो कह रहे सर करवा दो, मैंने सारे करवा रखे हैं। रिक्की बेटा जी कहाँ हो आप? लॉ एंड रेगुलेशन का वायलेशन कर रहा है सामने वाला, आप कह रहे हो 500 मैनेजमेंट एक्सपर्ट, सामने वाला क्या कैसी बात, ऐसी बातें नहीं चलेंगी। हर्ष गोयल ने, देखो मैं बताता हूँ 570 क्यों पकड़ा उन्होंने, मैं आपका दिमाग बताता हूँ, आपका दिमाग क्या था। आपने कहा कि भैया 500 करोड़ की लाइबिलिटी आने वाली है, जबकि आपका प्रॉफिट जो है वो 35 है और टर्नओवर 100 है, तो आपको लगा होगा कि गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आ रहा है, इसलिए शायद आपने 500 लिखा है। 720 तो विकास चतुर्वेदी किसी भी एंगल से नहीं था। कहां पे आपको एनुअल रिपोर्ट का पार्ट दिख गया? यहाँ पे बिल्कुल सही। देखो आपको ये पता चल गया कि इसमें 250 की एप्लीकेशन आएगी क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशन है, और कुछ बच्चे सही जा रहे हैं। हालांकि देखो सही बताऊं ना, शायद आप लोगों ने आरटीपी को रीड कर रखा है इसलिए आप 570 तक चले गए, लेकिन एग्जाम में शायद आप 570 तक ना जा पाओ, आप 250 पे रह जाओ और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट मतलब 705 का लिंकिंग करके इस क्वेश्चन के आंसर को खत्म कर दो। देखो हाँ, ध्रुवी ने बिल्कुल सही लिखा है। ये जो ध्रुवी है इन्होंने शायद आरटीपी नहीं किया, तो कोई भी एक जनरल स्टूडेंट होगा ना वो 250 लगाएगा, 705 लगाएगा, शायद 570 ना लगाए। क्यों? क्योंकि अभी उसने शो कॉज नोटिस भेजा है, तो आप गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट इतना जल्दी नहीं डाल सकते, ठीक है। लेकिन हाँ 570 शायद आपने आरटीपी पढ़ लिया, आरटीपी में ले रखा है, ये आपकी बात ठीक है। अब बात कर लेते हैं 250 की। अब भाई इसका आंसर कैसे लिखें, इसका आंसर कैसे लिखें? इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडी, अरे मारो गोली केस स्टडी को,
एग्जाम में बस आपने देखना है एसए कौन सा है। सर एसए कौन सा है? सर एसए है 250। पहले तो यही एप्लीकेबिलिटी है। अब आपने क्या करना है, अपनी AK-47 निकालनी है। निकालो सभी मेरे साथ। निकालने का मतलब है लाइक कर देना। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वीडियो लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा AK-47 आपके हाथ में आ चुकी है। आपने क्या करना है, अपनी AK-47 को निकालना है और क्वेश्चन को ढूंढ देना है। ठन, क्वेश्चन खत्म। अब अपने को क्वेश्चन याद ही नहीं रखना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। 250 क्या कहता है? 250 कहता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया दो तरह के लॉ एंड रेगुलेशन के लिए है। एक डायरेक्ट जो इंपैक्ट करता है और एक इनडायरेक्ट जो इंपैक्ट करता है। बेसिकली जो डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन अगर उसका वायलेशन है तो वो करेगा। ये हमने ऐसे 250 में पढ़ा। उसके बाद आता है ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई को इंश्योर करने के लिए। तो डायरेक्ट के लिए 3 पॉइंट है, इनडायरेक्ट के लिए 2 पॉइंट है। क्या एनवायरमेंटल, अब आप मुझे बताना, क्या एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करना, क्या इसका फाइनेंशियल पे डायरेक्ट इंपैक्ट है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट है? जल्दी बताओ, क्या डायरेक्ट इंपैक्ट है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट है? जल्दी बता दो यार, मैं देखो आपको बता रहा हूं। आपने क्वेश्चन को AK-47 से मार देना है, स्टैंडर्ड नंबर आते ही बस। अब आप मुझे बताओ, एनवायरमेंट को पोल्यूट करना डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? सर इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसकी डायरेक्टली GST नहीं है, TDS नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये फाइनेंशियल में नहीं आता। तो आप अब ऐसे 250 के अंदर जाओ और सोचो कि यार इनडायरेक्ट वाले लॉ एंड रेगुलेशन को इंश्योर करने के लिए ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो कहेगा भाई आप इंक्वायरी करो, ये करो, वो करो। तो आपने अपने पेपर में क्या करना है बेटा, सबसे पहले लिखना है ऐसे 250 की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप डायरेक्ट का भी लिखना चाहो, आपकी मर्जी है। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वाले 3 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनडायरेक्ट में लिखो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके बाद आपने जब ऐसे 250 का कंटेंट लिख दिया, तब आप क्वेश्चन को इससे लिंक कर लेना। ऐसे 570 डालना चाहो डाल लेना, और 705 डालना चाहो वो भी डाल लेना, और क्वेश्चन को अपने हिसाब से कंक्लूड कर देना। मतलब जो हमारी बुक का कंटेंट होता है ना, वो हर क्वेश्चन के अंदर जाएगा ही जाएगा, डायरेक्ट जाएगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी क्यों ना पूछे। एक बार इसका आंसर वैसे ही देख लेते हैं। तो बेसिकली आपने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बाद में देखना। क्वेश्चन किस पे आया भाई, इस स्टैंडर्ड पे आया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है, उसके वो 2-3 रेलेवेंट पैराग्राफ ले आओ पहले। यार आपका पेपर बहुत आसान आता है, बस दिक्कत क्या होती है पता है, आप लोग पेपर में लिख नहीं पाते हो। आप सोचते हो पता नहीं क्वेश्चन में लिखना कैसे। अरे भाई कुछ नहीं, आप किताब का डायरेक्ट कंटेंट लिखो। देखो जी, यहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इसने सबसे पहले ऐसे 250 की रिक्वायरमेंट लिखी। उसके बाद ऑडिटर क्या परफॉर्म करेगा अगर उसको कोई भी इंस्टेंस मिलता है, तो ये इसने 2 पॉइंट लिखे जो इनडायरेक्ट वाले के लिए था। ये इतने फर्दर एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो मत करो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसने 570 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दी। भाई 570 में ऑडिटर क्या डिटरमाइन करेगा, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोमम और रिस्पॉन्स, वहीं के पॉइंट इसने एक्स्ट्रा डाल दिए। भाई इतना आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, मैं फिर से बता रहा हूं, इतना आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे तो चलेगा। बस आप 570 का रेफरेंस देके अगर 2 लाइनें भी लिख दोगे ना, तो आपके एग्जामिनर का काम हो गया। उसके बाद इसने 705 ले लिया। 705 तो मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है, मोस्टली हर क्वेश्चन के आंसर में 705 की तो एप्लीकेशन आई जाएगी कि कौन सी दोगे। फिर इसने करंट सिनेरियो का डिसीजन ले लिया। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था ना, उसको यहां पे इसने लिया, बाकी उसने सिर्फ मेरा 250, 570, 705 3 चीजों को एक्सप्लेन किया। ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। तो पेपर में क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे आइडेंटिफाई करना, देखना किस चीज पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, रिस्पॉन्स, ऐसे 705, और अगर उसकी लिंकिंग किसी दूसरे स्टैंडर्ड के साथ हो रही है तो वो कर देना, आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। हाँ, स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट बता दिए, 12 स्टैंडर्ड, और आगे सुन लो। अब मैं बता रहा हूं कि कौन से चैप्टर आपको पूरे करके जाने हैं। ये रहा ये तो किस तरह से पढ़ना था वो है, शायद अब आपके लिए रेलेवेंट ना हो ये, क्योंकि आप ऑलरेडी डिलेड हो, बट स्टैंडर्ड आप इस तरह से कर सकते हो। प्रोफेशनल एथिक्स आपको पूरा करके जाना है, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू आपको पूरा करके जाना है, टैक्स ऑडिट अगर आप कर रहे हो तो पूरा करके जाना, एप्लीकेबिलिटी, और मैंने 44 में से 8 या 10 इंपॉर्टेंट क्लोज बता रखे हैं। अभी मेरे पास वो हैंडी नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी टैक्स ऑडिट की क्लास ली है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में प्लीज़ वो 8-10 क्लोज जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आप डाल देना। कारो 2020 आपको पूरा करके जाना है, कंपनी ऑडिट करके जाना है। हालांकि चलो टैक्स ऑडिट भी मैं देखता हूँ मैंने लिखे हुए हैं क्या कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्लोज है, मैं आपको बता ही देता हूँ यार, कर लेते हैं 2 मिनट और लगा ही लेते हैं। लो जी लो, इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ टैक्स ऑडिट। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी तो पूरी करके जाना, उसके अंदर
अगर आपको नहीं आता बिल्कुल भी तो फर्स्ट लेक्चर देख के चले जाना टैक्स ऑडिट का। टैक्स ऑडिट के फर्स्ट लेक्चर से ही मुझे लगता है आपका 6 नंबर का काम आ जाएगा। जो मेरा टैक्स ऑडिट का लेक्चर नंबर 1 है, मुझे लगता है उसी से ही आपका 6 नंबर का काम आ जाएगा। दूसरे लेक्चर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर में। लेकिन फिर भी मैं आपको 6 से 7 क्लोज बता रहा हूं। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी करके जाना बेटा, पेनल्टी जरूर करके जाना, वो उसी के साथ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चंगा। उसके बाद 44 एडी के सारे क्वेश्चन करके जाना है एप्लीकेबिलिटी के साथ। ये मैंने इंपॉर्टेंट में लिखवाया था आप लोगों को। क्लोज नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। क्लोज नंबर 21 पीछे वाले मैंने लिख नहीं रखे यार। अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास ली है तो प्लीज जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। अच्छा, यहां से पता चल जाएगा। या 21 से पहले कोई भी स्टूडेंट प्लीज लिख देना जिन्होंने क्लास ली है। क्लोज 11 बता रहा है एक स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्लोज नंबर 24 यार मैं ऐसे नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मैं नहीं चाहूंगा कि आपका किसी भी तरह से कोई नुकसान हो जाए फायदे के चक्कर में। मैं एक काम करूंगा, बच्चे कोई ना कोई स्टूडेंट डेफिनेटली ऐसा होगा यहाँ पे जिसने टैक्स ऑडिट की क्लासेस ली हैं और उन्होंने लिख रखे होंगे भाई ये 8-10 क्लोज करके जाने हैं। मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर के बाद प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ टैक्स ऑडिट जरूर डाल देना आप लोग, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन यहीं पे ही मैं क्लोज करता हूँ। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए चैप्टर वाइज, सारे स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट बता दिए। कुछ चैप्टर आपको पूरे करके जाने हैं, उनके मैंने आपको नाम बता दिए, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स, टैक्स ऑडिट के भी इंपॉर्टेंट मैंने बता ही दिया। बेसिकली आपके पास आ जाएगा प्रोफेशनल एथिक्स, पीयर रिव्यू, कारो, कंपनी ऑडिट, पीएसयू ऑडिट को भी आप मोर और लेस पूरा देख के जा सकते हो। हालांकि इसमें 3 तरह की कमेटी है, उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। मैं आपके लिए दुआ करूंगा भगवान से कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो, कूल रहिएगा, काम रहिएगा पेपर में। पेपर आपका 75 मार्क्स का बहुत आसान आएगा। 25 मार्क्स का पेपर टेक्निकल आएगा, उसको देखकर हिलना नहीं है। आपको बस यही सोचना है कि यार 20 नंबर का काम अगर टेक्निकल है ना, कोई बात नहीं, 70 से 75 नंबर का काम आपके पेपर में डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन कितना भी घुमाए पूछेगा डायरेक्ट आपसे। ये चीज़ आप मेरी हमेशा ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद आप सब बच्चों के साथ है। शिवम अग्रवाल, डोंट वरी, चक दे फट्टे करके आओ, अच्छे से मेहनत करो और पास हो जाओ, सीए बन जाओ। मैं चाहूँगा आप जितने भी स्टूडेंट हैं अगली बार अपने नाम के साथ सीए जयदीप, सीए ऋतिक, सीए शिवम अग्रवाल, सीए जयदीप, ऋचा, विनायक, आप सभी लोग अपने नाम के साथ सीए लगाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा आप लोगों के लिए मेरी भगवान से यही दुआ है। बाय बाय, टेक केयर। और अपने दोस्तों के साथ आपको लगे कि वीडियो शेयर करने लायक है तो ज़रूर कीजिएगा।